गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपके 12th क्लास बायोलॉजी का 4th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम इस चैप्टर में जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य बच्चों क्या होता है, यानी इसमें हम जनन संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। हम अच्छी तरीके से परिवार नियोजन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नाम से स्पष्ट है हमारा जनन स्वस्थ कैसे रह सकता है, यानी उनके द्वारा हम सुखी कैसे रह सकते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि इसमें टॉपिक है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि ना हो, ठीक है ना, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो ये हमारे लिए क्या है, घातक है। हमें रहने खाने, ठीक है ना, कपड़े के लिए क्या होगी, परेशानी होगी। हम अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते जा रहे हैं कि आबादी कितनी बढ़ती जा रही है। भारत की आज़ादी के समय हमारी जनसंख्या कितनी थी, 35 करोड़ थी, अब कितनी है। यानी जनसंख्या वृद्धि जो है आपकी बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं परिवार नियोजन क्या होता है। जनसंख्या की वृद्धि ना हो, जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए बच्चों घातक होती है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, आयु निर्धारित करनी चाहिए विवाह के लिए कि जनसंख्या कम हो, ठीक है ना। उसके लिए उम्र होनी चाहिए, पुरुष की वर्ष कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और महिला का 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। आपने नारा सुना होगा, हम दो हमारे दो। इस प्रकार से परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाना जाना चाहिए ताकि हमको क्या हो, कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र के बारे में और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। अब आप इस चैप्टर में जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं अर्थात सहित एवं एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य। फिर से देखेंगे जनन स्वास्थ्य की परिभाषा। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य है। गर्भ निरोधक का उपाय करके भी हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। इसके लिए हम कई सारे विधि को अपनाएंगे जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, परिवार नियोजन कर सकते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक है हमारा बच्चों जनसंख्या स्थायीकरण एवं जन्म नियंत्रण। तो जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण यानी क्या, जनसंख्या किस तरीके से हम उसको स्थायी कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1900 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी बच्चों, 2 अरब थी। 2011 में कितनी हुई, 7.2 अरब। अब आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस आया है, 2 अरब और 7.2 अरब। देश की आज़ादी के समय कितनी थी, 35 करोड़ थी। 2001 में 1 अरब और 2011 में 1.2 बिलियन है। इसका कारण क्या है बच्चों, कि मृत्यु दर में क्या है, गिरावट है। मृत्यु दर में तीव्रता से क्या हो रही, गिरावट हो रही, और जनन आयु वाले लोगों में क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण क्या हो रही है, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं ताकि हम सुखी जीवन क्या करें, व्यतीत कर सकें। बच्चों, इसमें एक टॉपिक है जनन स्वास्थ्य एवं समस्याएं कार्यनीति। ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है अपने आप से। इसमें मतलब सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलवाया, 1951 में चलाया, और समय समय पर आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित आवधिक क्षेत्रों में सम्मिलित करते हुए व्यापक कार्यक्रम भी चलाए। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं RCH के नाम से प्रसिद्ध है। कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि क्या हो, इसके कारण जो है हमारी जनसंख्या वृद्धि क्या हो, नियंत्रित हो सके। बच्चों, इसमें एक आता है टॉपिक उलभेदन। उलभेदन बच्चों क्या होता है कि जब हमारा जो है माता के शरीर में भ्रूण पल रहा होता है तो बहुत से लोग
गर्भ में जैसे कि मान लो ये आपका माता का शरीर है, इसमें गर्भ में जो अपरा रहता है, जो शिशु रहता है, उसके चारों तरफ बच्चों क्या होता है, एक द्रव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव। इसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव। इसी कारण हम क्या करते हैं, बच्चों को जो भ्रूण में बच्चे हैं उनके इसमें से क्या करते हैं, जो द्रव है इसमें से क्या कर सकते हैं, हम कोशिका निकाल लेते हैं, या फिर जो इसके गुणसूत्र होते हैं उसको निकाल कर हम पता कर सकते हैं कि बच्चों को कोई आनुवंशिक रोग है या फिर नहीं है। और इसके कारण हम बच्चों के लिंग की भी जांच कर सकते हैं, यानी अगर XX मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि लड़का है या लड़की, ठीक है ना। XY है तो पता चल जाएगा होने वाला संतान लड़का या लड़की। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, उलभेदन मत तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसके कारण लोग क्या करते हैं, भ्रूण हत्या बहुत करते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता है कि भ्रूण में पल रही बालक या बालिका है तो लोग उसे भ्रूण हत्या कर देते हैं। इसलिए सरकार ने इसका जो है इसको रोक दिया है ताकि ये अपराध होने से बच जाए। इससे हम देखिए तो क्या होता है, उलभेदन, गर्भ में रहे शिशु के चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है जिसे हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इस द्रव को हम चेक करते हैं और उस द्रव में शिशु की कोशिका होती है बच्चों, और तथा कुछ गुणसूत्र भी होते हैं। उस गुणसूत्र तथा कोशिका का लैब में परीक्षण करते हैं और जान सकते हैं कि शिशु में कमी तो नहीं है, यानी कोई उसमें गुणसूत्र की कमी तो नहीं है जिस कारण उसको कोई अनुवांशिक विकार ना हो, या फिर लड़का या लड़की नहीं, अनुवांशिक वृत्ति जांच करना, ठीक है ना। ये सब क्या है, उलभेदन कहलाता है। इसका दुरुपयोग क्या है, दुरुपयोग इसका है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का पता चल जाता है, जो कि हमारे लिए क्या है, घातक है। इसको रोकने के लिए सरकार ने उलभेदन को बंद कर दिया है। उलभेदन बच्चों पहले अच्छा था, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, इसलिए सरकार ने उलभेदन को बंद कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गर्भ निरोधक, ठीक है ना, यानी गर्भ निरोधक। गर्भ को हम किस प्रकार से, अच्छा बच्चों, यदि हम गर्भ निरोधक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी क्या होगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो हम गर्भ निरोधक किस प्रकार से कर सकते हैं वो उस पर हम चर्चा करेंगे। गर्भ निरोधक क्या होता है कि गर्भ को बनने से रोकना, यानी गर्भ को हम किस प्रकार से, तो गर्भ को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में ना मिले, शुक्राणु और अंडाणु आपस में ना मिले। अगर शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तभी क्या होगा, आपका गर्भ निरोधक बच सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी बच्चों प्राकृतिक विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां आपको बुक से पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें बाह्य स्खलन होता है, स्तनपान अनातर्व होता है, लैक्टेशन एमोनोरिया होता है और आंतरिक मैथुन होता है, ठीक है ना। आवधिक संयम होता है। ये सारी चीज़ें आपको बुक से पढ़नी है। जो आपको पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जो आपको नहीं समझ में आएगी हम वो बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो प्राकृतिक विधियां सभी बच्चों को बुक से पढ़नी है। अब हम देखते हैं IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बच्चों क्या होती है कि गर्भाशय में हम IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लगा देते हैं, जिसके कारण शुक्राणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते नहीं हैं। और बच्चों आपको पता है कि शुक्राणु और अंडाणु अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो गर्भधारण होगा नहीं। आपको पता है कि ये आपका मादा जननांग है, ये आपका मादा जननांग है, यहाँ से आपके शुक्राणु प्रवेश करते हैं और यहाँ से आपके अंडाणु प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पे इस्तमस जंक्शन पे मिलते हैं, आपको पता है। फिर यहाँ पे आता है युग्मनज, यहाँ पे आपका अंतारोपण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण। लेकिन जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे ही नहीं तो क्या भ्रूण बनेगा, और अगर भ्रूण नहीं बनेगा तो शिशु का निर्माण नहीं होगा, और शिशु का निर्माण नहीं होगा तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये है IUD बच्चों क्या होती है, फिर से देखिए, गर्भाशय में हम जो गर्भाशय होता है उसमें हम IUD लगा देते हैं, जिसके अंदर शुक्राणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और जिससे अंडाणु से आपस में मिलते नहीं है, जिससे गर्भधारण नहीं हो सकता। IUD बच्चों 3 प्रकार की होती है। एक होती है औषध रहित IUD, जिसका एग्जाम्पल लिप्पे से ताल्लुक। एक होता है तांबा मोचक IUD, जिसमें कॉपर टी आता है और कॉपर टी मल्टी लोड आता है और 375 कॉपर टी आता है। और तीसरा है बच्चों आपका हार्मोन मोचक IUD, जिसको हम पोजेस्ट्राट IUD और LNG-20। तांबा मोचक IUD में बच्चों क्या होता है, कॉपर टी देख लीजिए, ये आपका जैसे गर्भाशय है, ये पूरा आपका गर्भाशय वाला भाग हो गया,
ठीक। तो यहाँ पर ये टी आकार की संरचना होती है, ये कॉपर टी आयोड होता है, टी आकार का होता है। यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं तो ये जो ये होता है, ये तांबा क्या करता है, शुक्राणु की गतिशीलता को क्या करता है, कम कर देता है या फिर निष्क्रिय कर देता है, जिस कारण शुक्राणु जो है अंडाणु से मिल पाते नहीं है और गर्भधारण नहीं होता है। हार्मोन मोचक बच्चों आयोडी क्या करता है कि हार्मोन मोचक गर्भाशय की दीवार पर भ्रूण के अंतारोपण होने से क्या करता है, रोकता है। ये अनसुटेबल बना देता है, ये अनुपयुक्त बना देता है कि जिसके कारण गर्भधारण ना हो सके। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों को जन्म देने में अंतराल चाहती हैं तो उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है, जो भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियां व्यापक रूप से क्या है, प्रचलित है। ठीक है ना। तो ये गर्भ निरोधक की एक विधि थी, यानी आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है, इसको हम गर्भाशय में लगाते हैं जिसके कारण गर्भधारण को हम रोक सकते हैं। ये याद रखना है। आईयूडी आपके 3 प्रकार के होते हैं, औषध रहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी और हार्मोन मोचक आईयूडी। औषध रहित आईयूडी में आपका लिप्टेस्टा लूप आता है, तांबा मोचक आईयूडी में आपका कॉपर टी, मल्टीलोड 375 और कॉपर टी। हार्मोन मोचक आईयूडी में आपका पोजेस्ट्रोसेट और एलएनजी 20 आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम गर्भ निरोधक के दूसरे विधि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।